वो बहुत बड़ी कृष्ण उपासका थी और उन्होंने भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु के नाम पर मेरा नाम रखा था। किसी प्रकार का दबाव नहीं है, माँ की छत्र छाया ज़रूर है, उनका आशीर्वाद ज़रूर है। ज़रूर पिछले जन्म में कोई बहुत तपस्या करी होगी जो सुषमा स्वराज जैसी माँ पाई। नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। चुनाव प्रचार अपने तमाम स्वरूपों में तमाम तरीके से जोर पकड़ चुका है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज इस वक्त मौजूद हैं। बांसुरी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। चूँकि आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लोग अपने प्रत्याशी के बारे में, उनका स्वभाव, उनकी सूझबूझ, उनके तेवर, और जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो लोग निजी बातें ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो सब पर बात करेंगे। पहला सवाल आपसे यही है, बांसुरी बड़ा यूनिक सा नाम है, ये रखे जाने के पीछे क्या कहानी है और किसने रखा था ये नाम? जी, मेरी माँ श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने रखा था। वो बहुत बड़ी कृष्ण उपासका थी और उन्होंने भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु के नाम पर मेरा नाम रखा था। कहती थी कि कृष्ण या तो अपने अधरों पे रखते थे या पीताम्बर में खोस लेते थे, और जब वो मथुरा गए तो श्री जी के हाथों में सौंप के गए। तो बांसुरी का हमेशा ख्याल या तो स्वयं भगवान कृष्ण ने रखा या फिर हमारी लाडली जू राधा रानी ने रखा, तो इसीलिए मेरा नाम बांसुरी रखा गया है। राजनीति में अलग तरह की धुन चलती है, लेकिन अब पिछले हम कुछ दिन से देख रहे हैं, क्योंकि आप महिला हैं और विमेन एम्पावरमेंट की बातें होती हैं, लेकिन जिस राजनीतिक शुचिता को हम सुषमा स्वराज जी के साथ देखते थे, पिछले कुछ दिनों आपकी ही प्रत्याशी को लेकर जिस तरह बयानबाजी हुई है, उसको किस तरह देखती हैं, कंगना रनौत के पूरे मसले को? पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी कंगना जी को टिकट मिलने पे। भारत की बहुत ही निर्भय और निर्भीक बेटी है। मुझे लगता है प्रत्येक भारतीय को उन पर बहुत गर्व है। उनका जो आत्मविश्वास है वो ऐसा है जो कोई भी भारतीय उससे अछूता नहीं है। जो अभद्र टिप्पणी हुई उन पर वो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत विनम्रता से कहूँगी कि माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी स्वयं मातृस्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं। अवश्य उनकी आत्मा उनको कचोटती होगी। और जहाँ तक सुप्रिया जी का सवाल है, उन्होंने जो सफाई दी है वो सफाई नहीं, बहाना है। वे स्वयं चेयरपर्सन है सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की कांग्रेस पार्टी की। अगर वो अपने ही सोशल मीडिया के लिए जिम्मेदार नहीं है तो मुझे आप बताइए कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है? और ये बहाना है, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो महिला विरोधी है। अब कांग्रेस पार्टी की तो बात हो गई, अब आते हैं आम आदमी पार्टी पर। नई दिल्ली में इस वक्त जिस तरह का खेल चल रहा है, हालांकि एक आरोप ये लगते हैं कि जिस पार्टी को हमने देखा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करके आई और आज उसका हश्र ये है, तो उस पर जवाब चाहिए। और साथ ही साथ उनका भी एक आरोप है कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके हो रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि किसी की सरकार के सारे ही मंत्रियों को आप उठा के जेल में डाल देंगे। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसको दिल्ली की जनता ने चुना तो एंटी करप्शन प्लैंक पे था, लेकिन आज के दिन ये सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक लंबी श्रृंखला इनके घोटालों की बनी हुई, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे घटिया दवाइयों का घोटाला हो, चाहे फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट का घोटाला हो। जांच एजेंसियां सिर्फ अपना काम कर रही है। मैं जानती हूँ कि आम आदमी पार्टी या इंडिया अलायंस को भाजपा पर भरोसा नहीं है, लेकिन इस देश की न्याय प्रणाली पर तो भरोसा है। चाहे ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सब कचहरियां, जो विभिन्न कचहरियां इस देश की, उन्होंने अपने जुडिशियल ऑर्डर्स में ये पाया है कि प्राइमा फेसी एविडेंस करप्शन का आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ इस्टेब्लिश कर चुकी हैं जांच एजेंसियां। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी जब इंटरिम प्रोटेक्शन इनकार करी गई कोर्ट से, उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने चेंबर्स में पूरी की पूरी फाइल देखी, सारे के सारे सबूत और तथ्य देख के उसके बाद उन्होंने इनकार करा इंटरिम प्रोटेक्शन देने से। इसका अर्थ है कि भाजपा नहीं कह रही, इस देश की कचहरी का मानना है कि 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए हैं और वो सारा का सारा पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया है। रही बात केजरीवाल जी की अरेस्ट की, तो बहुत विनम्रता से कहूँगी कि इन परिस्थितियों का निर्माण, इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं।
एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 समन्स का उन्होंने निरादर करा। पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के तहत अनिवार्य होता है कि अगर जांच एजेंसियां आपको कोई समन देती हैं तो आपको उस समन के आंसर में जाके जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होना अनिवार्य है। जब जब आप एक समन का निरादर करते हैं, आप सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी के तहत एक नया ऑफेंस अपने विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। जब 9 समन्स का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरादर करा तो उन्होंने विवश कर दिया जांच एजेंसियों को कि वो आकर उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाएं। आप अधिवक्ता हैं, आप पूरे हर सेक्शन के साथ पूरी बात अच्छी तरह बता रही हैं, लेकिन अब उनका भी एक सवाल है कि अब आपने जब जेल में डलवा ही दिया है तो जेल से सरकार चला लेने में क्या आपत्ति है? क्यों उनके इस्तीफे के पीछे पड़े हैं? कमला जी, नैतिकता नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? ज़मीर है कि नहीं? मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर सरकार जेल से चलाना नैतिक है तो उन्होंने माननीय मनीष सिसोदिया जी का इस्तीफ़ा क्यों लिया? उन्होंने सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफ़ा क्यों लिया? जेल से सरकार चलाने में दिल्ली की जनता का अहित होगा। और जब इस देश की कचहरी कह रही है कि आपने 100 करोड़ रुपए का किकबैक लिया है और दिल्ली की जनता का सीएजी रिपोर्ट के तहत 2002 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान आपने किया है, तो नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपकी तैयारी पूरी है इन सब मामलों पे, लेकिन अब अलग सवाल ये है कि जब आपको मैं बोलते हुए सुन रही हूँ तो सुषमा जी की झलक आ रही है तो जैसे फिल्मों में होता है, अमिताभ बच्चन के बेटे को एक लोग आंकते हैं हमेशा अपने पिता से देख के, कोई बेटी होती है उसको अपने माँ से आंक कर देखते हैं, तो कभी उस कद का कोई दबाव महसूस किया कि अब आप आई हैं सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में, तो लोग सुषमा जी से सीधे सीधे कंपेयर करेंगे, तो ये आपके लिए कहीं दबाव वाली बात है? किसी प्रकार का दबाव नहीं है, माँ की छत्र छाया ज़रूर है, उनका आशीर्वाद ज़रूर है। मैं हमेशा कहती हूँ कि उन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को, बहुत अच्छी माँ थी, उन्होंने अपने आप को झोंक कर मुझे पाला है और मैं कहीं ना कहीं उन्हीं के संस्कारों का सार हूँ, उन्हीं का सब कुछ सिखाया हुआ है। मेरे पूरे व्यक्तित्व को शिल्पकार की तरह उन्होंने गढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहती थी कि मैं उनकी कॉपी बनूं, वो चाहती थी कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ जो है वो उसको अचीव कर सकूं ज़िंदगी में। आई शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ बांसुरी स्वराज, और इसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ना मेरी परवरिश में किसी प्रकार का दबाव था, ना आज किसी प्रकार का दबाव महसूस करती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी, ज़रूर पिछले जन्म में कोई बहुत तपस्या करी होगी जो सुषमा स्वराज जैसी माँ पाई। आपको जब टिकट की जानकारी हुई वो किस तरह हुई? और आमतौर पे ऐसे जब मौके होते हैं जीवन में बड़े, तो कोई ऐसी घटना हो जाती है, हम अपने प्रिय को खो देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सबसे पहले फ़ोन करने का मन करता है, कोई जानकारी होती लगता है कि फ़ोन करके बताया जाए। आपने पहला फ़ोन किसको किया था और टिकट की जानकारी कैसे मिली? जी, मुझे तो टीवी से पता चला। मैं टीवी देख रही थी अपने पिता के साथ और मुझे सार्वजनिक रूप में, जैसे आप लोगों को पता चला, मुझे वैसे पता चला, टीवी से पता चला। सबसे पहला आशीर्वाद फादर का लिया, उसके बाद तुरंत जाके माँ के समक्ष उनकी फ़ोटो के सामने नतमस्तक होकर और बाद में मंदिर में सिर रखकर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया। झूठ नहीं बोलूँगी, माँ की खलिश बहुत महसूस उस वक्त भी हुई, आज भी हुई, पर मुझे लगता है कि माँ बाप की क्षति एक ऐसी क्षति है जो शायद समय भी नहीं भर पाता, पर क्या करें, नियति है, हम सबको अपने माँ बाप को खोना है। पिताजी से सलाह लेती हूँ और सलाह के वक्त में कभी लगता है कि इस मसले पर, या रैली के लिए जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ और उन्हीं इलाकों में अगर जा रही हूँ जहाँ कभी आपकी माँ गई थी, तो माँ का अगर आशीर्वाद होता है या माँ से सलाह ले ली होती, तो आज वो सलाह कौन देता है? मेरे पिता का मेरे राजनीतिक और मेरे लीगल प्रोफेशन में भी, मेरे राजनीतिक जीवन में या मेरे लीगल प्रोफेशन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। माँ के जीवन में भी, खास करके उनके राजनीतिक जीवन में भी, ना मेरी कोई भूमिका थी, ना मेरे पिता का किसी प्रकार का हस्तक्षेप था। रही बात सलाह की, तो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि बिल्कुल मेरे सुख दुख की साथिन थी, उनकी सलाह को बहुत मिस भी करती हूँ। और हाँ, कई जगह ऐसी है जहाँ पे जा रही हूँ प्रचार के लिए तो बताया जाता है कि 90 के दशक में माँ यहाँ आई थी, तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कृष्ण कृपा के साथ साथ
उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। और जनता के स्नेह में मैं आपको बता रही हूँ, उनके प्रति जो प्यार जनता का है वो आशीष बनकर मुझ पर बरस रहा है। उसके लिए तो मैं ऋणी हूँ दिल्ली की जनता का। आप कृष्ण भक्त हैं बिल्कुल। आपकी माँ के भाषण बहुत फेमस हैं और आजकल तो चीज़ें वायरल हो जाती हैं। उस वक्त लोग यूट्यूब पे निकाल के देखा के सुना करते थे, या वो भाषणों को कहीं मिस ना हो जाए तो बिल्कुल उस तय वक्त पर मौजूद रहते थे। आप कोई जब भाषण देती हैं तो माँ को कॉपी, आपने बोला कॉपी नहीं करना चाहती, लेकिन उस शैली को कहीं पकड़ने की कोशिश करती हैं, या आपको कौन सा भाषण माँ का सबसे पसंद है? मेरा फेवरेट भाषण तो उनकी 1996 की मेडन स्पीच है पार्लियामेंट में, जो उन्होंने कहा हाँ हम सांप्रदायिक हैं, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम भारतीयता की बात करते हैं। आपको याद होगा, बहुत फेमस उनका मेडन भाषण था 1996 की उनकी स्पीच। वो मेरा सबसे प्रिय भाषण है। उनकी एक दूसरी स्पीच उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी के समक्ष संस्कृत में पर दी थी, जहाँ पर उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र और नमामि शमीशाम का एक कंपैरिजन करा था। मतलब वो उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के सामने वो स्पीच दी थी। आप जानती हैं उस वक्त मैं ऑडियंस में बैठी थी, तो मैंने वो भाषण लाइव भी सुना है। और उसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो दीपदान उनको भेंट किया था वो मैंने अपने ऑफिस में रखा है, मैंने मांग कर उनसे वो लिया था। तो भाषणों में तो ये मेरा फेवरेट है। रही बात शैली की, तो नहीं, मैं उनको बिल्कुल भी कॉपी नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रहने की ज़रूरत है। ये वो युग है जहाँ पर अगर आप किसी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो जनता आपको 2 मिनट में भांप जाएगी। और किसी भी प्रकार का आवरण में नहीं ओढ़ती हूँ। आई एम अनअपॉलोजेटिकली बांसुरी स्वराज। मैं जो हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे कृष्ण की कृपा मुझ पर भी है, तो जो कृष्ण ने मुझे जैसे रचा है मैं बस वही हूँ। रैली पर जाने से पहले किस तरह की तैयारी करती हैं, क्योंकि बहुत हैक्टिक होता होगा? हेल्थ रूटीन भी बताइए। और चूँकि महिला हैं, महिलाओं के लिए इससे हम इनकार नहीं कर सकते, चाहे वो नेता हो चाहे वो किसी भी जीवन हो, कपड़ों की चॉइस होती है। और जब खासतौर पे आप नेता हो तो बहुत रहती है। माँ की वार्डरोब का इस्तेमाल होता है? माँ की वार्डरोब का बिल्कुल इस्तेमाल होता है, खास की उस दिन जिस दिन कड़ी परीक्षा हो। जैसे पता था कि आज आप पे बड़े तीव्र सवाल आने वाले हैं, तो आज माँ की साड़ी पहन कर आई हूँ। ऐसा लगता है कि ज़्यादा लक मिलेगा आज। माँ का आंचल साथ? बिल्कुल, उन्हीं के आंचल में हूँ अभी भी। तो हेल्थ रूटीन का बताइएगा, क्योंकि खाने को लेकर बहुत संयमित होती हूँ। आजकल क्योंकि प्रचार में हूँ तो खाने के समय को लेकर उतनी मैं डिसिप्लिन नहीं हो पा रही हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि सूर्यास्त के बाद ना खाऊं, लेकिन आजकल वो नहीं हो पा रहा। पर बहुत संयमित रहती हूँ कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, क्योंकि देखिए वकालत में भी आप लोगों को हमें बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है, अपने गले को ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठंडा पानी अवॉइड करना, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खाना, जबकि मुझे चाट पकौड़ी बहुत पसंद है, स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। क्या करें, मुझे लगता है अगर आप दिल्ली में पले बड़े हैं तो वो चटोरपन आप में आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप जाती हैं कहीं पर और लोगों से मिलती हैं, तो वो वोट बैंक एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली में फैला हुआ है आम आदमी पार्टी का। 60 से ज़्यादा सीटें लेकर आए हैं और कांग्रेस ने एक तरह से एक वक्त में सरेंडर ही कर दिया था। तो उस वोट बैंक को जब आप देखती हैं तो आप क्या स्थिति पाती हैं? और बीजेपी की ये जो स्थिति है दिल्ली में, बाकी जगह तो लहर है लेकिन यहाँ पर कहर है बीजेपी के लिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी लहर है। किसी दिन आइए मेरे साथ कैंपेन ट्रेल में। ये यूनियन इलेक्शंस है, पार्लियामेंट का चुनाव है। आकर देखिए, जनता में अटूट और अगाध विश्वास है, न केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पर, बल्कि उनकी जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी। आप यहाँ पर आकर देखिए, अब जैसे हम उज्ज्वला गैस कनेक्शंस की बात करते हैं, पर विधानसभा में लगता है कुछ चूक हो जाती, क्या चेहरे नहीं हैं बीजेपी के पास, या वो जिस तरह की बात लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी, क्या कमी लगती है बीजेपी की ओर से? आप 25 का चुनाव देख लीजिएगा, दिल्ली की जनता त्रस्त है आम आदमी पार्टी से। आप देख लीजिएगा 25 का चुनाव वो नहीं जीतने वाले हैं, दिल्ली में कमल खिलेगा। आपने प्रधानमंत्री जी की बात की तो जाहिर तौर पे आपके टिकट में उनका भी हाथ रहा होगा, तो जब आशीर्वाद मिला है उस भरोसे को लेकर आप क्या कहेंगे? कृतज्ञता ज्ञापित करूंगी, लेकिन बहुत विनम्रता से कहूंगी कि ये टिकट मेरा नहीं है, ये टिकट प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है।
और पूरी मेहनत के साथ, संगठन की शक्ति के साथ पूरा परिश्रम कर रही हूँ। हर मतदाता के पास जा रही हूँ और कैंपेन में लगी हूँ। प्रचार के लिए कोई रणनीति है कि एरिया वाइज बांट के, या किससे किस तरह की बात करनी, कोई रणनीति खास तरह की बनाई है? और माँ की किस बात को आप गांठ बांध कर चल? रणनीति आपको थोड़ी बता दूंगी। कुछ जो आप बता सकती हैं। नहीं, बस ये है कि करबद्ध प्रार्थना करके अपने आप को जितना आप जनसंपर्क कर सकते हैं, हर वर्ग के पास जाना है। 10 की 10 विधानसभाएं हैं हमारे पास, 31 मंडल हैं, 10 विधानसभाएं हैं, गहा देनी है पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर व्यक्ति के पास जाना है और बस विनम्रता से, और एक मोदी जी की गारंटी पे, जैसे मैंने कहा, एक अगाध विश्वास है लोगों का, क्योंकि मोदी जी की गारंटी सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मैंने कहा ना, आप आइए कैंपेन ट्रेल में, आपको दिखेगा। लोगों को लगता है कि ये आत्मविश्वास की गारंटी है, आत्मगौरव की गारंटी है, आत्मनिर्भरता की गारंटी है, सुशासन का आश्वासन है। वो जो जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है, वो जो आशीर्वाद उमड़ कर आ रहा है, मैं दावे से आपको कह रही हूँ 7 की 7 सीटें जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। माँ की किस बात को आप गांठ बांध कर चल रही हैं, राजनीति में भी और निजी जीवन में भी? वो 2 प्रिंसिपल्स पे अपनी जिंदगी जीती थी, कृष्ण कृपा और कृष्ण इच्छा। अगर मन के अनुकूल हुआ तो कृष्ण कृपा, और यदि मन के प्रतिकूल हुआ तो कृष्ण इच्छा। लेकिन मुझे याद है बाद में उन्होंने मुझे कहा था, बेटा मन के अनुकूल हो या मन के प्रतिकूल हो, दोनों ही कृष्ण कृपा। तो बस उस प्रिंसिपल को पल्ले गांठ बांध के जीत लूं कि जो भी हो रहा है कृष्ण कृपा। आप कृष्ण भक्त हैं, फिर आप बातों में लगातार जिक्र रही हैं, और संस्कृत की बातें, माँ ने कोई मंत्र वगैरह भी सिखाए हैं आपको? जी काफ़ी। मैं केवल 5 बरस की थी जब मुझे 16 पद उन्होंने शिव तांडव के कंठस्थ कराए थे बैठाकर। कुछ आप चाहती है कि अभी बोलूं? कुछ मंत्र चलिए, जो 16 पद उन्होंने कंठस्थ कराए वही बोल देती हूँ। शूज उतारूंगी। जटाटवी गलज्जलः प्रवाह पावितस्थले गले अवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनादवट डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवे शिवम्। जटाकटाः संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जवल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं ममः धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुर्धगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धूर्णि निरुद्ध धुरधरापदी क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। वाह, बहुत खूब। तो देखने वाले देख लें, वही तेवर है, वही वेग है। लेकिन शी इज नॉट ए कॉपी ऑफ सुषमा स्वराज, ये उनकी बेस्ट वर्जन बनेंगी, और ये बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और उनकी छत्र छाया में माँ के आंचल से जो आपने सीखा है वो आप जनता को देंगी। बिल्कुल। अब लेकिन आपने कृष्ण की बात कही है तो बस इतना कहूंगी, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अंत में आप 5 क्विक सवाल आपसे। आपके संसदीय क्षेत्र के अलावा फेवरेट डेस्टिनेशन कौन से है जहाँ घूमने जाना पसंद करती हैं? मुझे कुर्ग बहुत पसंद है और केरला बहुत पसंद है। पसंदीदा खाना कौन सा है? दाल चावल घर का। गाना या म्यूजिक में क्या पसंद है? ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। पसंदीदा किताब कौन सी है? कृष्णायण। भक्त। पसंदीदा नेता कौन से हैं? नरेंद्र मोदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है मास्टरी स्वराज। बेशक सुषमा स्वराज की बेटी है, लेकिन राजनीति में अपने अस्तित्व के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए आश्वस्त हैं, और हमारे साथ तमाम विवादों पर, तमाम विषयों पर, तमाम निजी और सार्वजनिक बातों पर आज खुलकर बात की। धन्यवाद।